तो ये जो क्लास है इसको हम स्टार्ट करते हैं, और इसके लिए मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही है? मनीष, अपने आप को अनम्यूट कर लो। मनीष, अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बताओ, मेरी स्क्रीन दिख रही है? सर दिख रही है। ओके, चलिए, दैट्स गुड। तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पौधों में परिवहन, जैसा कि चैप्टर नंबर 11, हमारे इस चैप्टर का नाम है पौधों में परिवहन। तो सबसे पहले हम इसका परिचय समझेंगे। ये जो पौधों में परिवहन है, ये पादप कार्यकी किसके अंतर्गत आता है? प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है, पादप कार्यकी के अंतर्गत आता है। ये जो पादप कार्यकी है या फिजियोलॉजी जो है, ये दो चीजों से मिलकर के बनी है, फाइसिस और लोगास। फाइसिस का मतलब होता है जीवन की प्रकृति, और लोगास का मतलब होता है अध्ययन, यानी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों की जीवन प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। पौधों में जितनी भी क्रियाएं चलती हैं उनका अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम पादप कार्यकी कहते हैं। और ये पादप कार्यकी जो है, इसके अंतर्गत कोशिका के अंदर चलने वाली क्रियाएं और उपकोशिकीय स्तर पर चलने वाली दोनों प्रकार की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। एक कोशिका तथा जीव के अंतर्गत किसी रासायनिक या कारकीय परिवर्तन, कोशिका या जीव व उसके पर्यावरण के मध्य जो पदार्थों का विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, वो जीवन प्रक्रिया, कारकी प्रक्रिया कहलाता है। ये कारकी प्रक्रिया, इसको हम इंग्लिश में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के अंतर्गत, हम इस चैप्टर में जो अध्ययन करेंगे वो होगा सबसे पहले अंतःशोषण, इम्बिशन, परासरण, ऑस्मोसिस, विशरण, डिफ्यूजन, जीव द्रव्य कुंचन, प्लाज्मोलाइसिस, जल संवहन, वाटर कंडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, रसारोहण, एसेंट ऑफ सेप, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपरेशन, विलेयों का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशंस, संवहन, ट्रांसपोर्टेशन, विकृत ऊर्जा का अवशोषण, हानि या परिवहन, और फोटोमॉर्फोजेनेटिक रेस्पॉन्सेस, यानी प्रकाश आकार जनन अनुक्रियाओं को हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या कारकी प्रक्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं। और इन सारी चीजों की बात हम इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले हम समझें कि ये जो पादप होते हैं, इनका जल से क्या संबंध है और इससे संबंधित क्या संकल्पना है, कॉन्सेप्ट क्या है वाटर रिलेशन का। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो पानी होता है या जो जल होता है
वो हमारी ही तरह पौधों के लिए भी वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण घटक है। इसके बिना किसी भी जीव, चाहे वे पौधे हों चाहे जीव हों, उनके जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो जल है या पानी है, वाटर है, ये जीवन, वृद्धि और विकास सबके लिए क्या है? अनिवार्य है। जो प्लांट्स होते हैं वो बाष्पोत्सर्जन की एक क्रिया करते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, और 11th क्लास में बाष्पोत्सर्जन का जब चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रश्न अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बाष्पोत्सर्जन पौधों के द्वारा की जाने वाली एक आवश्यक बुराई है। पौधे करते हैं लेकिन ये बुरा काम है। पौधे पानी को वाष्प के रूप में, जिस पानी को वे अपनी जड़ों के द्वारा भूमि से या मृदा से या मिट्टी से अवशोषित करते हैं, उस अवशोषित पानी की एक बहुत बड़ी मात्रा को पौधे वाष्प के रूप में अपने वायवीय भागों के द्वारा क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं, उड़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हानि हुई, लेकिन ये हानि कैसी है? अति आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा पानी का कंडक्शन होता है, पानी का संवहन होता है। इस प्रोसेस के द्वारा, यानी बाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस जो है वो पानी के परिवहन के लिए बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ जो पौधे होते हैं वे अपने आसपास के वातावरण को, देखिए आप लोगों ने देखा होगा जब गर्मी बहुत अधिक पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं? पंखा चलाते हैं, एसी चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं, मतलब कुल मिलाकर के कुछ भी कर लेते हैं, घरों के अंदर रहते हैं, धूप में नहीं निकलते। लेकिन पौधों के साथ ये सारी स्थितियां नहीं है। पौधे जहां मौजूद हैं वातावरण में, सूर्य के डायरेक्ट प्रकाश में वहां मौजूद हैं, तो वे अपने आसपास के वातावरण को, तेज प्रकाश को, तेज तापक्रम को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे उससे अपनी रक्षा करते हैं। तो ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा ये पानी की हानि करते हैं, पानी को बाहर निकालते हैं। और पानी को बाहर निकालने के से क्या होता है कि उनके आसपास का जो वातावरण है वो कैसा बना रहता है? एक जैसा बना रहता है, और पौधे उस हानि से, तापक्रम वाली या प्रकाश वाली जो हानि है, उससे क्या होते हैं? बच जाते हैं। ठीक। तो मुरझाने, आपने सुना होगा कि अगर हम पौधों को पानी ना दें, तेज धूप हो और हम पौधों को पानी ना दें तो पौधे जो होते हैं वो मुरझा जाते हैं। ये जो विल्टिंग होती है या मुरझाने की प्रक्रिया होती है, ये 3 प्रकार की होती है, हमारे इस चैप्टर में है, हम उसे पढ़ेंगे। तो ये मुरझाने की प्रक्रिया पौधों में ना हो, ये हानि उन्हें ना हो, इससे बचने के लिए भी पौधों को पानी की आवश्यकता होती है। और ये जो पानी होता है ये पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, और जड़ों से अवशोषित होकर के ये पौधे के ऊपरी वायवीय भागों की ओर गति करता है, और अंत में ये जो पानी है ये पत्तियों के द्वारा क्या किया जाता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो इस चैप्टर में हम इससे संबंधित अध्ययन करेंगे। तो पौधों को आखिरकार पानी जो है वो पौधों के अंदर, पौधों को कैसे प्राप्त होता है, इससे संबंधित कुछ टर्म्स हम यहां पढ़ेंगे, कुछ क्रियाएं हम यहां पढ़ेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि यदि हम कुछ चने के बीजों को या किसी भी चीज के बीजों को पानी में डाल दें तो वे 1 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद, जिस प्रकार का वो बीज है उतने समय के पश्चात वो उस पानी में फूल जाता है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि बरसात के दिनों में हमारे जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं
उन्हें लगाने में हमें कठिनाई होती। क्यों होती है? क्योंकि हम मानते हैं कि बरसात के दिनों में जो लकड़ी से बनी हुई चीजें होती हैं, जो डायरेक्ट पानी के या वाष्प के या पानी की बौछारों के संपर्क में होती हैं, वो उस पानी को अवशोषित करके क्या हो जाती है, फूल जाती। तो ये पानी को इस तरह से अवशोषित करना क्या कहलाता है? अंतःशोषण कहलाता है। इम्बिशन, इम्बिविशन क्या कहलाता है? अंतःशोषण, इम्बिविशन कहलाता है। हम इसको जिस प्रकार से यहां लिखा हुआ है परिभाषा के रूप में उस तरह से समझे, किसी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा, ठोस कण, किसी भी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा जल के अधिशोषण को, यानी विलयन के निर्माण के बिना जल के अधिशोषण, यानी वो पानी जो है वो सीधे सीधे बिना विलयन के क्या करना? ग्रहण करना, शोषित करना। ये क्रिया जो है वो क्या कहलाती है? अंतःशोषण कहलाती है या इम्बिबिशन कहलाती है। ये एक प्रकार का विशरण है। विशरण क्या होता है हम अभी समझेंगे। क्या कहलाता है? इम्बिबिशन कहलाता है। तो ये जो पानी जो बाहर पाया जा रहा है, वातावरण में मौजूद है, ये जो बच्चे बीच बीच में एंटर हो रहे हैं, इन सब से मेरा एक आग्रह है कि प्लीज टाइम से आप लोग आ जाएंगे तो बीच में अपने को ये जो डिस्टरबेंस होता है ये नहीं होगा। तो ये जो पानी है इसकी, ये मैंने आपको बताया कि ये जो इम्बिबिशन या अंतःशोषण जो है वो एक तरह का क्या है? विशरण है। ठीक है, इसमें जल की जो गति होती है वो विशरण प्रवणता के अनुसार होती है। ये विशरण और प्रवणता क्या होती है, हम जब विशरण की बात करेंगे तो वहां समझेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो ठोस के कण हैं वो जल या अन्य किसी द्रव को अवशोषित कर लेते हैं, और ये जो अवशोषित करने की पूरी प्रक्रिया है ये अंतःशोषण कहलाती है। ठीक, तो सेलुलोज, पैक्टिक पदार्थों, जीवद्रव्य, प्रोटीन तथा पादप कोशिकाओं के अन्य कार्बनिक पदार्थों में अंतःशोषण की अत्यधिक क्षमता होती है। जितने भी सूखे पदार्थ होते हैं जिनमें पानी की कमी होती है, यदि वे पानी के संपर्क में आएंगे तो क्या होगा कि वे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मात्रा में पानी को अवशोषित करेंगे। तो जब ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? पौधे के भागों के द्वारा होती है। तो ये क्या कहलाता है? अंतःशोषण कहलाता है, इम्बिबिशन कहलाता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं या जो पादप होते हैं वे सेलुलोज, पैक्टिन पदार्थों, जीवद्रव्य, प्रोटीन, पादप कोशिकाओं और अन्य कार्बनिक पदार्थों के बने होते हैं जिनमें की पानी को अवशोषित करने की क्षमता पाई जाती है। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था कि सूखी लकड़ी का टुकड़ा जल में रखा जाए तो वो फूल जाता है, इसका आयतन बढ़ जाता है। इसी प्रकार गोंद, अगर के टुकड़ों को जल में रखने पर वो उसको अवशोषित कर लेते हैं और उनका आयतन बढ़ जाता है। वर्षा ऋतु में लकड़ी के दरवाजों, खिड़कियों, जैसे मैंने आपको कहा था कि उनको लगाने में हमें जो गर्मियों के दिनों में आसानी से लग रही थी, वो जैसे ही पानी एक दो बारिश होती है वैसे ही वो क्या होते हैं, उनको लगाने में हमें कठिनाई होती है। उसी तरह से चने व गेहूं का जो बीज होते हैं वे भी जब पानी के संपर्क में आते हैं तो उनका आयतन भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वे उनके आसपास उपस्थित पानी को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, और ये अवशोषण की प्रक्रिया अंतःशोषण या इम्बिशन कहलाती है। ये जो टर्म है इम्बिशन, कभी कभार परीक्षाओं में शॉर्ट टर्म, जो शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उनमें 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछी जाती है। ठीक है, इसके साथ हम ये जानेंगे कि स्लेजिनेला, लाइकेन, बेलामेन जड़ें तथा शुष्क बीज पर्याप्त समय तक वायु शुष्क, एयर ड्राई,
रह सकते हैं, क्योंकि ये अंतः शोषण की प्रक्रिया के द्वारा जल का अभिशोषण कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बीजों को हम एक लंबे समय तक स्टोर करके अपने घर में रखते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई पानी हम नहीं देते, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम उन्हें बोते हैं तो वे उगाते हैं। यानी उनके अंदर जो भ्रूण पाया जाता है, एम्ब्रियो पाया जाता है, वो क्या करता है, जो वायु में पानी मौजूद होता है शुष्क रूप में, मॉइस्चर के रूप में, उसको क्या करते हैं, वो धीरे धीरे करके अवशोषित करते रहते हैं, और उससे उनमें जो एम्ब्रियो है वो कैसा बना रहता है, जीवित बना रहता है। ठीक, हम समझे कि अंतः शोषण का क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस ऑफ इम्बिबिशन। तो मूल रोमों द्वारा जल का सर्वप्रथम अवशोषण होता है, और ये जो इम्बिशन के द्वारा जो पानी अवशोषित किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो जीव हैं, वे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो सूखी दीवार, छतों पर और दूसरे पौधों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर बहुत सारी जगह पर उगाते हैं। अब ये मिट्टी के संपर्क में नहीं है, पानी के संपर्क में नहीं है, लेकिन फिर भी ये जिंदा बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसे भाग पाए जाते हैं जो वायु में उपस्थित पानी की जो नमी है उसको क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो ये एक अंतः शोषण का महत्व है कि ये इसके द्वारा जीवन की जो प्रक्रियाएं हैं वो कुछ पौधों में चलती रहती हैं। जो अंकुरित बीज होते हैं वे अंतः शोषण की प्रक्रिया के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। कुछ जो बीज जिनके जो कठोर आवरण जो होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं, सेल्यूलोज से बने होते हैं और वो बहुत कठोर होते हैं। यदि पौधे साधारण रूप से उगना चाहें तो वे उस बीज आवरण के कारण क्या होते हैं, उग नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब बीज को हम बोते हैं और वो भूमि में उपस्थित, मिट्टी में उपस्थित नमी के संपर्क में आता है, तो उसका जो आवरण है सेलुलोज से निर्मित है वो क्या होता है, फट जाता है, और उसके फटने से उसके अंदर जो भ्रूण है वो विकसित होकर के, उग करके, अंकुरण करके एक नए पौधे को जन्म देता है। तो यदि इम्बिशन की प्रक्रिया नहीं होगी तो जो बीजों का कठोर आवरण है, जैसे अपन बीज आवरण कहते हैं, वो फटेगा नहीं और बीज अंकुरित नहीं होंगे। ये किसका महत्व है? अंतः शोषण का महत्व है। अंतः शोषण द्वारा जल बीजांडों में प्रवेश करके उन्हें पकाकर बीज का रूप प्रदान करता है, और यह हाइड्रोफिलिक सतहों का अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। तो ये जो आपके सामने 5 हमने लिए पॉइंट, ये अंतः शोषण का महत्व है। तो कभी कभार अंतः शोषण की परिभाषा और उसका महत्व परीक्षा में 3 नंबर में पूछा जाता है। तो हमको ये याद रखना चाहिए कि किसी भी पदार्थ के जो ठोस कण होते हैं, वे जब पानी का अवशोषण करते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतः शोषण कहलाती है। दूसरी, अभी हमने बात की थी आपके सामने जब हम पढ़ रहे थे, जब बात कर रहे थे तो वहां आया था विसरण शब्द। अब हम बात करते हैं उसकी, विसरण की, और विसरण प्रवणता क्या होती है इसकी संबंधित हम बात करेंगे। तो विसरण को सबसे पहले हम समझे, आपने कई बार नाम सुना होगा विसरण, और विसरण का एक बहुत अच्छा उदाहरण हम ले सकते हैं कि यदि एक जो परफ्यूम की शीशी है, जो सेंट की शीशी है, उसको हम कमरे के किसी एक कोने में ले जा करके खोलें और उसको खुला रहने दें, तो हम ये देखते हैं कि कुछ देर बाद उस सेंट की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। हमने उसे खोला कहाँ है? एक कोने में, और उस कोने में जैसे ही सेंट के जो अणु हैं, खुशबू के जो अणु हैं, वे जब इकट्ठा होते हैं और उनकी संख्या जब वहां ज्यादा हो जाती है तो वे क्या करते हैं, जहां वे नहीं होते वहां की ओर गति करते हैं। यानी कि जहां अधिक संख्या होती है वहां से पदार्थ के कण, पदार्थ के अणु क्या होते हैं, ऐसी जगह पर जाते हैं जहां उनकी मात्रा नहीं होती या कम होती।
तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, पहुंचते हैं, जाते हैं, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? विशरण। क्या कहलाती है? विशरण। दूसरा उदाहरण लें हम कि हम एक खुशबू वाली अगरबत्ती कहीं लगा दें तो हम देखते हैं कि कुछ देर बाद उस अगरबत्ती की खुशबू पूरे घर में, पूरे कमरे में या पूरे आसपास के वातावरण में फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? क्योंकि जहां अगरबत्ती जलती है तो उसके जो खुशबू के अणु हैं वे जैसे जैसे निकलते हैं उनकी मात्रा अधिक होती है, तो वे कम, जहां वे नहीं होते या जहां कम होते हैं वहां की ओर जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है विशरण। यहां पर भी कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं, देखिए हम बात करते हैं उनकी। पहली विसरण की जो परिभाषा है, गैसों, द्रव्यों तथा विलेयों के अणुओं की अधिक सांद्रण वाले क्षेत्र से कम सांद्रण वाले क्षेत्र की ओर गति विसरण कहलाती है। यानी जहां पर किसी गैस के, द्रव्य के या विलेय के अधिक अणु है वहां से वे कम संख्या की ओर जब गति करते हैं तो ये क्रिया क्या कहलाती है? प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये गति क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। दूसरा, इसकी दूसरी परिभाषा कि विसरण किसी प्रदत्त पदार्थ के अणुओं का या आयनों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना। किसके कारण से? गतिज ऊर्जा के कारण से। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? प्रक्रिया क्या कहलाती है? विसरण। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। एक और परिभाषा यहां पर दे रखी है कि यह उच्च विसरण दाब से निम्न विसरण दाब की ओर जब अणुओं की गति होती है तो यह गति क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए थे, यहां पर भी कुछ उदाहरण यहां दे रखे हैं। विसरण गैस व गैस के मध्य अमोनिया का वायु में विसरण, द्रव्य व द्रव्य के मध्य एल्कोहल का जल में विसरण, ठोस या द्रव्य के मध्य शर्करा का जल में विसरण, अनेक गैस तथा विलेय एक साथ एक ही समय व स्थान पर अलग अलग गति से तथा अलग अलग दिशाओं में स्वतंत्रता पूर्वक विस्तृत हो सकते हैं और एक दूसरे के विसरण में बाधा नहीं डालते हैं। भूमि से जल तथा सरल कार्बनिक अणुओं के आयन जड़ की कोशिकाओं द्वारा पादप के विभिन्न भागों तक जिस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचाए जाते हैं वह मूलतः विसरण ही होती है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि ये विसरण की जो प्रक्रिया है ये बहुत ऊंचे जो पौधे होते हैं उनमें पदार्थों का परिवहन इस प्रक्रिया के द्वारा मुश्किल होता है, नहीं होता है। इसके लिए दूसरी प्रक्रियाएं होती हैं, उनकी बात भी हम करेंगे। पर कुल मिला के पदार्थों के परिवहन की पौधों में ये एक प्रक्रिया होती है। अगर आप लोगों को याद हो तो कक्षा 9 में हमने ये पढ़ा था कि जब हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को पानी के बीकर में डालते हैं, छोटे छोटे कॉपर सल्फेट के जो कण हैं वो हमने क्या किए? पानी में डाले, तो हम देखते हैं कि वो जो पानी है उसका रंग जो होता है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है और नीला, पूरा पानी नीला होता है। क्योंकि जो क्रिस्टल हमने डाले हैं वे छोटे छोटे कणों के रूप में विभक्त होकर के पूरे पानी में फैल जाते हैं। यानी जहां उनकी मात्रा अधिक थी वहां से वे पानी के उस भाग में पहुंच जाते हैं जहां उनकी मात्रा कम होती है। तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या होती है? क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। जल तथा विलेय विसरण द्वारा मृत व जीवित वाहिकाओं से गुजरते हैं और एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंच जाते हैं। ठीक, तो अब ये जो प्रक्रिया है ये होती कैसे? इसके लिए क्या क्या चीजें हमको और जाननी चाहिए? तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे विसरण दाब, डिफ्यूजन प्रेशर। ये जो विसरण दाब है ये शब्द जो है वो मेयर, एक वैज्ञानिक है, 1938 के द्वारा दिया गया था और ये एक परिकल्पनात्मक शब्द है, एक केवल परिकल्पना की गई है, ये ऐसा शब्द है। क्या करता है ये? किसी पदार्थ के अणुओं या आयनों के विस्तृत होने यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने की जो प्रक्रिया है उसकी संभावित क्षमता को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? विसरण जो है
वो किसी भी पदार्थ के कणों या आयनों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो उसका जाना होता है, मूवमेंट होता है, गति होती है, उसकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। दूसरे शब्दों में वह बल जिसके द्वारा विसरणकारी अणु सांद्रण प्रवणता के अनुसार गति करते हैं, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जिस दाब के कारण से, जिस बल के कारण से अणु गति करते हैं, वो क्या कहलाती है? विसरण। वो क्या कहलाता है? विसरण दाब। वह बल क्या कहलाता है? विसरण दाब कहलाता है। ठीक। दूसरा यहां पर जो दिया हुआ है वो है, आपको बहुत बार मिलेगा ये, जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम तो आपको कई बार मिलेगा डीपीडी। आपने अगर इस चैप्टर को कभी पढ़ा हो तो आप देखेंगे ये शब्द बहुत मिलता है हमको, डीपीडी। इस डीपीडी का मतलब होता है विसरण दाब न्यूनता, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, डीपीडी, या जिसे अपन चूषण दाब कहते हैं। ये देखिए, अभी हमने इससे पहले, विसरण से पहले एक टर्म पढ़ी थी जिसे हमने कहा था अंतःशोषण। तो ये जो अंतःशोषण होता है, ये एक किसके कारण से होता है? एक दाब के कारण से होता है, प्रेशर के कारण से होता है, जिसे अपन चूषण दाब कहते हैं, इम्बिबिशन कहते हैं, चूषण दाब कहते हैं। और उस चूषण दाब के कारण से जो पानी होता है, वो ठोस पदार्थ, शुष्क पदार्थ, उस पानी को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। तो ये जो डीपीडी है, ये क्या कहलाता है? चूषण दाब भी कहलाता है। यदि हम इसको बहुत सिंपल तरीके से समझें तो हम ये समझें कि किसी भी पदार्थ में पानी की जितनी कम मात्रा होगी उसका डीपीडी उतना अधिक होगा। विसरण दाब न्यूनता, ये कहीं ना कहीं, विसरण दाब न्यूनता मतलब कहीं ना कहीं किसी भी पदार्थ में क्या होता है? पानी की कमी, पानी की जो मात्रा होती है उसकी कमी को बताने वाला होता है। ठीक। अगर हम इस के अनुसार चलें तो विसरण दाब, डिफ्यूजन प्रेशर, मैंने आपको बताया था अभी 1 मिनट पहले हमने बात की थी कि वह दाब या वह बल जिसके कारण से किसी भी पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, वो क्या कहलाता है? विसरण दाब कहलाता है। तो ये विसरण दाब और विसरण दाब न्यूनता, विसरण दाब न्यूनता, ये दोनों शब्द जो हैं वो एक वैज्ञानिक B.S. मेयर के द्वारा 1938 में प्रस्तुत किए गए थे। ये डीपीडी जो होता है, इसको हम चूषण बल या सक्सेशन प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, और ये बताया था रेनर नामक वैज्ञानिक ने 1950 में इसके बारे में वर्णन किया था। और आजकल इस डीपीडी को किसके द्वारा? जल विभव शब्द का, इसकी जगह क्या क्या किया जाता है? डीपीडी की जगह जल विभव का के शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो डीपीडी के तुल्य किंतु ऋणात्मक मान वाला होता है। तो जब हम डीपीडी की बात करेंगे तो वो धनात्मक मान का होगा, लेकिन जब इसकी जगह विसरण दाब न्यूनता या डीपीडी का की जगह हम जल विभव का प्रयोग करेंगे, जल विभव शब्द का प्रयोग करेंगे, तो ये कैसा होगा? ये होगा ऋणात्मक मान। कैसा होगा? ऋणात्मक मान होगा। तो ये विसरण दाब न्यूनता या चूषण दाब जो है वो कहीं ना कहीं किसी भी पदार्थ में पानी की मात्रा को प्रदर्शित करता है कि उसमें पानी की मात्रा कितनी है या नहीं है, या वो कितना पानी ले सकता है, इसको प्रदर्शित करता है। प्रत्येक द्रव का एक विशिष्ट विसरण दाब होता है। विसरण दाब अभी हमने बात की थी, वह बल जिसके द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणु गति करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? विसरण दाब। तो ये विसरण दाब हर एक पदार्थ का अलग अलग होता है। शुद्ध जल या शुद्ध विलायक का विसरण दाब सर्वाधिक होता है। क्या होता है? शुद्ध जल का विसरण दाब या शुद्ध विलायक का विसरण दाब सबसे अधिक होता है। और जैसे जैसे इस विलायक में हम कोई पदार्थ डालेंगे, यानी विलेय डालेंगे, तो इसका जो विसरण दाब है वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ठीक है।
तो ये इससे संबंधित है। और इसको यदि हम समझें तो विसरण दाब न्यूनता वस्तुतः विलयन की जल अवशोषक क्षमता है, और जल कौन अवशोषित करेगा? जिसमें पानी की कमी होगी। तो इस कारण डीपीडी को चूषण दाब भी कहते हैं। तो ये चीज थी, हमने आज जानी। हमारी क्लास का लगभग समय पूरा हो गया है। मैं नेक्स्ट क्लास की लिंक आपको भेजूंगा, तो हमारी अगली क्लास होगी और इससे संबंधित और बातें हम समझेंगे। तो अब मैं अपनी जो स्क्रीन है उसकी शेयरिंग को स्टॉप कर रहा हूं। यदि किसी को